डिस्क बल्ज कितने दिन में ठीक होता है? ये सवाल मेरे को हज़ारों लोगों ने पूछा है इतने सालों में। ये वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड रहेगा। जब डिस्क बल्ज की बात आती है और गूगल पे पढ़ेंगे कि कितने दिन में ठीक होता है, गूगल बताएगा आपको 4 से 12 हफ्ते, बट ऐसा नहीं है। डिस्क बल्ज इससे कहीं ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। कई फैक्टर होते हैं डिस्क बल्ज ठीक होने के। सबसे पहला फैक्टर ये है कि क्या ये एक्चुअल में एक डिस्क बल्ज है, ये डिस्क हर्निएशन है या एनुलर टियर है। तीनों चीज़ें अलग हैं। अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता लग गया होगा कि डिस्क बल्ज होता क्या है, कि जैसे कि दो हड्डी के बीच में डिस्क होती है, इसका काम शॉक अब्जॉर्बेंट का होता है। तो कोई झटका लगने से, डेड लिफ्ट करने से, सामान उठाने से, गिर जाने से ये डिस्क या तो बल्ज हो जाती है। बल्ज मतलब सिर्फ बाहर आएगी, इस तरीके से हड्डी से बाहर की तरफ आएगी, टूटेगी नहीं, इसको बल्ज बोला जाएगा। अगर इस बल्ज का मटेरियल, अंदर का मटेरियल जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, बाहर के रिंग को, बाहर की बाउंड्री को तोड़ के बाहर आ जाए, उसको हर्निएशन बोलेंगे। एनुलर टियर क्या होता है? बाहर की बाउंड्री के अंदर सिर्फ दरार आएगी इस तरीके से, जैसे कि इसमें दरार आपको दिखेगी, इसको एनुलर टियर बोलते हैं। इन तीनों की हीलिंग डिफरेंट टाइम पे होती है। एनुलर टियर कमर में जकड़न, स्टिफनेस लाएगा या कूल्हे में दर्द करता है। बल्ज शैटिक नर्व का कंप्रेशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा सीवियर बल्ज है। अब इसकी स्टेज होती है माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर बल्ज। अगर सीवियर बल्ज है तो शैटिक नर्व को बहुत ज़्यादा दबाएगा, मॉडरेट भी दबा सकता है, माइल्ड भी दबाता है कई बार। हर्निएशन मतलब अंदर का मटीरियल बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद प्रॉपर नस को दबाता है, जिसको हम शैटिका बोलते हैं, शैटिक नर्व का कंप्रेशन होता है। लंबर रेडिकुलोपैथी इसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। डिस्क बल्ज की रिकवरी के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है कि डिस्क बल्ज कितना बड़ा है, वो डिस्क बल्ज है या हर्निएशन है, कौन से लेवल पे है, यानी L1 पे है, L2 पे है, L3, L4 कहाँ पे है। हर्निएशन है तो क्या वो सेंट्रल में है, पैरासेंट्रल है या लेटरल है, इस पे भी डिपेंड करेगा रिकवरी। गर्दन में डिस्क डिजीज है तो हीलिंग टाइम अलग है, पीठ में है, थोरैसिक में हीलिंग टाइम अलग है, लंबर में हीलिंग टाइम तीनों का अलग रहता है। जैसे ही डिस्क पे इंजरी होती है वहाँ पे टियर आता है, माइक्रो या मैक्रो टियर। उसको भरने के लिए बॉडी अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है। उससे दो तरीके की सेल रिलीज होंगी, पहली M1 मैक्रोफेज और दूसरा M2 मैक्रोफेज। अब ध्यान से समझिए कि यहीं हीलिंग टाइम छुपा होता है सारा। M1 मैक्रोफेज वो सेल हैं जो डिस्क में स्वेलिंग बढ़ाती हैं, डिस्क को ब्रेक डाउन करेंगी एंजाइम के थ्रू, उससे स्वेलिंग बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है और दर्द भी बढ़ता है। ये दर्द 0 डे से लेकर 3 से 4 हफ्ते तक देखा जाता है M1 सेल का। तो जितनी M1 सेल आएंगी स्वेलिंग बढ़ेगी, दर्द बढ़ेगा। इनिशियल फेज होती है इंजरी के जस्ट बाद में। इसके बाद स्टार्ट होती है M2 सेल्स का एक्टिवेशन। M2 सेल क्या करती हैं? M1 सेल के अपोजिट काम करती हैं। M1 सेल ने स्वेलिंग बढ़ाई, M2 सेल, M2 मैक्रोफेज स्वेलिंग कम करेंगे। M1 सेल फटी हुई डिस्क के पार्टिकल को टुकड़ों में बांटती हैं और डाइजेस्ट करती हैं। M2 सेल उस डाइजेस्ट सेल के ऊपर नई सेल क्रिएट करने में हेल्प करती है, एक नेट बनाती है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि M1 सेल आएगी तो स्वेलिंग बढ़ेगी और M2 सेल आएगी, M2 मैक्रोफेज आएगी तो हीलिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है, बट इनिशियल के कुछ टाइम पे M1 सेल की तादाद ज़्यादा रहती है और M2 की तादाद कम रहती है पहले 3 से 4 हफ्ते में। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो M2 सेल ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगती हैं और हीलिंग को प्रमोट करने लगती हैं। तो अगर आप डिस्क इंजरी के साथ में अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे तो वहाँ डैमेज होगा। डैमेज होने के बाद M2 सेल आएंगी, M2 सेल आने के बाद वहाँ के डिस्क के मटेरियल को डाइजेस्ट करके कम कर देंगी, डिस्क का साइज़ कम हो जाएगा। M2 सेल उस पर फिर से एक लेयर लगा देंगी, हील कर देंगी। फिर से आप कुछ काम करेंगे, इंजरी होगी, फिर से M2 सेल आएंगी, नया टियर होगा, उसको डाइजेस्ट कर देंगी और M2 सेल फिर से एक लेयर लगा देंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे डिस्क का साइज़ कम होता रहता है। अब यहाँ पे इसको बोला जाता है DDD, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्क का साइज़ ही कम हो जाता है। जितना डिस्क का साइज़ कम होगा उतनी ज़्यादा होगी वो प्रोन इंजरी। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि माली आता है, नई कलियाँ आएंगी, उसको काट देगा, कुछ दिन के बाद फिर से नई कलियाँ आती है, माली फिर से काट देता है। तो ऐसे ही हम कुछ भी सामान उड़ाते हैं, हल्की सी डिस्क बाहर आती है, मटेरियल बाहर आता है, तो बॉडी की M1 सेल उसको जाके डाइजेस्ट करके हटा देती है, डिस्क का साइज़ कम हो जाता है। फिर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, हल्का माइक्रो टियर आएगा, हल्की सी डिस्क प्रोड्यूस करेगी,
फिर एमएन से लाके फिर उसको हटा देंगे, तो धीरे धीरे साइज डिस्क का कम होता जाएगा। तो प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बड़ा फैक्टर, आपने ट्रीटमेंट लिया कि नहीं लिया। अगर आप सिर्फ इसका रेस्ट कर रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, हीलिंग टाइम ज़्यादा होगा। एक्सपर्ट से मिलिए, दिखाइए। एनुलर टियर है, डिस्क बल्ज है, हर्निएशन है, जानना बहुत ज़रूरी है। सो एक एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गलतियां करते रहेंगे, नया टियर आता रहेगा, फिर उसको भरते रहेंगे M2 सेल, नया टियर आता रहेगा, M2 सेल भरते रहेंगे, ये एंडलेस साइकिल ही चलता रहेगा हमेशा। तीसरा बड़ा फैक्टर, पोस्चर कैसा न्यूट्रल रखा आपने, नहीं रखा। अगर आप सोफे पे बैठ रहे हैं, उल्टा सो रहे हैं, बहुत ही कम्फी चेयर पे बैठ रहे हैं, बीन बैक पे बैठ रहे हैं, घंटों घंटों ड्राइविंग करते जा रहे हैं, डिस्क बल्ज बहुत लंबा टाइम लेने वाला ठीक होने में। चौथा बड़ा फैक्टर, कितनी डिस्क हैं। कई बार L1 के साथ L2 भी होती है, L4 L5 भी होती है, कई बार सारी हर्निएट होती हैं। ज़्यादा डिस्क बल्ज हैं, ज़्यादा हीलिंग टाइम लगेगा। पांचवा, लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्या आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं तब भी हीलिंग टाइम बढ़ जाएगा, टाइम लगेगी डिस्क ठीक होने में। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, काम में इन्वॉल्व हैं, तब भी हीलिंग टाइम ज़्यादा लेगा। कोमॉर्बिडिटी मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं, कोई अस्थमा है, आप खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उस केस में भी हीलिंग टाइम ज़्यादा रहेगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है BMI से, तब भी हीलिंग टाइम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डिस्क पे वेट पड़ता है, टमी प्रोट्रूड करता है और एनुलर टियर ज़्यादा होता है, हीलिंग टाइम ज़्यादा लेगी डिस्क। आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखा नहीं रखा, आप बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं अपना ऑफिस का। अगर आपने स्पोर्ट्स के जूते पहने हैं तो हीलिंग टाइम थोड़ा जल्दी होगा, अगर आप लेदर के जूते पहनते हैं तो हीलिंग टाइम डिले होगा। मेटाबॉलिक फैक्टर मतलब आपकी बॉडी की हीलिंग क्षमता कैसी है, आपके अंदर बॉडी में एंजाइम, हार्मोन कैसे हैं, आप जल्दी जल्दी तो बीमार नहीं पड़ते, या इसके साथ में आपको कोई और बीमारी तो साथ साथ नहीं चल रही है। बुखार में हीलिंग टाइम थोड़ा डिले रहता है। यंग लोगों का हीलिंग टाइम जल्दी रहता है, ओल्ड लोगों का कंपेरेटिवली थोड़ा डिले रहता है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको HLA-B27 पॉजिटिव है, सोराइटिक अर्थराइटिस है, या इसी तरीके की कोई और इन्फेक्शन है, उसमें डिस्क का हीलिंग टाइम डबल या ट्रिपल भी होता है, क्योंकि ऐसे लोगों में इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम निकलती है, टाइम लगता है इन्फ्लेमेशन जाने में। सबसे अहम चीज़, खाना आप प्रॉपर खा रहे नहीं खा रहे। विटामिन रिच डाइट लीजिए, जिसमें विटामिन D ज़रूर हो, विटामिन D, B12 के सप्लीमेंट सेपरेट लीजिए अपने डॉक्टर से बात करके। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, डेयरी प्रोडक्ट कम करिए, अवॉइड करिए डेयरी प्रोडक्ट। तो पेन कम होना और हीलिंग टाइम दोनों अलग हैं। पेन ज़्यादातर लोगों का विदिन अ मंथ कम होने लगता है, और 3 महीने के अंतर आते आते ज़्यादातर लोग काफ़ी हद तक 90% तक ठीक हो चुके होते हैं। इसके बाद जो 10% का 20% की जो रिकवरी बचती है, वो 6 महीना भी ले सकती है, यानी 80% तेज़ी से ठीक होंगे और 20% बचा हुआ 6 महीना भी लग सकता है। तो कायरोप्रैक्टिक की मदद से विदिन अ मंथ 90% लोगों को ठीक करा जा सकता है, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट करके M2 मैक्रोफेजेस सेल को ज़्यादा प्रमोट करवाता है। प्लस कुछ पेशेंट जिनकी क्रॉनिक इंजरी होती है, और जैसे फैक्टर मैंने बहुत सारे डिस्क्राइब करे हैं, उनमें से बहुत सारे फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, उनकी रिकवरी 3 महीने में आती है, क्योंकि क्रॉनिक होता है केस। टोटल 98% के लोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद 2% के लोग होते हैं जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है या लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो विदिन अ मंथ ठीक हो जाएंगे अगर आपने M2 सेल को प्रमोट किया है, सारी बातों का ख्याल रखा है। 8% लोग 3 महीनों में ठीक हो जाएंगे। अगर 3 महीने के बाद भी आपका दर्द उतना ही है, या पाँव उठ नहीं रहा, बाथरूम का पता नहीं लग रहा, टॉयलेट का पता नहीं लग रहा, आपको चलने फिरने में असमर्थ है, बेडरिडन है, या किसी तरीके का ट्यूमर इन्फेक्शन है, तब आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी 3 महीने बाद। तो ये वीडियो उसको शेयर करिए जो कमर दर्द, गर्दन दर्द से परेशान है और उसको लगता है उसको डिस्क बल्ज है, और वो हैरान है उसकी डिस्क बल्ज कितने दिन में ठीक होगी।